He reassured to his boss that he had no plans to leave the company. सेंटेंस को थोड़ा सा समझेंगे, परखेंगे, फिर बनाएंगे हम लोग। He reassured, reassured लिखा हो, जैसे हम लोग का नियम क्या होता है, अस्योर का नियम आता है ना, अस्योर का नियम आता है। अस्योर जो होता है ना, वो होते आश्वासन देना, आश्वासन देना। आश्वासन देना मतलब समझते हैं, देहाती भाषा में बोला जाए तो ढाढ़स बनाना। ढाढ़स बनाना, जैसे मान लिया जाए कि हम अकेले इस हॉल में पढ़ा रहे हैं, अरे भाई भूत है, अरे भाई भूत है आदि, हम इस रिएक्शन को हम करेंगे कि भूत से हमें डर लग रहा, तब बगल वाला दोस्त जानते क्या कहेगा, अरे हम है ना यार, कुछ नहीं होगा, हम है तो कुछ नहीं तुम्हें होगा, डरने की कोई बात नहीं। इसका मतलब वो हमें ढाढ़स बना रहा, वो हमें आश्वासन दे रहा, सांत्वना दे रहा है ना, ढाढ़स बना रहा। या फिर देखते हैं कोई मर जाता है तो उसके परिवार पूरा रोता है, बिलखता है पूरा, तो गांव समाज के लोग जो अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सांत्वना देते हैं। सांत्वना देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, जो गुजर गया सो गुजर गया, आप थोड़ा सा आगे की फ्यूचर देखिए, उसे सांत्वना देके शांत किया जाता है। तो यह श्योर मैंने होता है सांत्वना देना, आश्वासन देना, उसी को कहते हैं आश्वासन देना, श्योर होते हैं। अब उसी में लगा दिया रीअश्योर, पुनः आश्वासन देना। री मैंने होते हैं उसको रिपीट करना, पुनः आश्वासन देना, रीअश्योर होते हैं। क्लियर। टू, इसका नियम क्या कहलाता है, जो अश्योर का नियम होता है वही आपका रीअश्योर का नियम आता है। अश्योर के बाद कन्फर्म है कि आपको समबडी आएगा, समबडी के बाद दो रिएक्शन आता है, या तो ऑफ प्रीपोजिशन लेगा या दैट क्लाउड से भाग शुरू होगा, या दैट से भाग शुरू होगा। दैट क्लाउड से शुरू होगा मतलब एक सब्जेक्ट और वर्ब लेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बराबर आते भी रहता है, ध्यान दीजिएगा। अश्योर जो आपको दिख रहा है, आश्वासन देना, जो नियम आपका अश्योर के साथ आएगा वही नियम आपका रीअश्योर के साथ आएगा। क्लियर हो गया। रीअश्योर के साथ भी सेम नियम है, अश्योर का सेम नियम है। समबडी आएगा, इसके बाद या तो ऑफ आएगा या फिर दैट क्लाउड से भाग शुरू होगा। इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि रीअश्योर या अश्योर और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी टू नहीं आएगा। ये टू सुपरफ्लुअस है, टू यहाँ बेकार लिखा हुआ, बिल्कुल बात कहेंगे कि टू यहाँ बेकार लिखा हुआ, इसका कोई मतलब है ही नहीं। रीअश्योर या अश्योर प्लस ऑब्जेक्ट या दैट से भाग शुरू करे या ऑफ आएगा, तो ये आपका टू सुपरफ्लुअस है, कोई काम का नहीं है, लिख लेंगे। एक किसी में आता रहता है इंश्योर, ये होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। एक आता है इंश्योर, INSURE लिखा रहता है, ये होते हैं बीमा कराना, ये होते हैं बीमा कराना। इंश्योर होते हैं बीमा कराना, ये INSURE इंश्योर होते हैं सुनिश्चित करना, और INSURE इंश्योर होते हैं बीमा कराना। अब बताइए किसमें क्या करें, समझ में आ गया आपको। और नोटेट करते जाइएगा, जैसे कि आप पहले क्लास हमारा आप गोल्डन बैच कर रहे थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जैसे प्री और मेंस का ला रहे थे, ठीक उसी प्रकार से इसको आप कॉपी बना के नोटेट करते जाइए, सारे क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। अभी अभी MTS का एग्जाम हो रहा, या जो बच्चे MTS का एग्जाम दे चुके हैं, वो मेरे विद्यार्थी, जितने भी मेरे विद्यार्थी थे, सारा के सारा हमसे एक ही जवाब का था फोन पर, सर इंग्लिश में कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत इंग्लिश में था ही नहीं, जिस लेवल के आप पढ़ा रहे हैं उससे काफी लूज आया। तो हम उसको कहे लूज था नहीं, लूज बनाया गया। क्वेश्चन लूज नहीं होता, लूज बनाया जाता है, आसान बनाया जाता है। इसलिए आपसे भी उम्मीद रखेंगे, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस का एग्जाम पेपर देना आपको, तो आप भली भांति क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और प्रश्न करिए कि क्यों कैसे हो रहा। बाकी मैं तो साथ हूं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। ही रिएश्योर्ड हिज बॉस, वह अपने बॉस को आश्वासन दिया, उन्होंने अपने बॉस को आश्वासन दिया कि he had no plans to leave the company, कि उसे कंपनी छोड़ने की कोई प्लान नहीं था। उन्होंने अपने बॉस को आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि कंपनी छोड़ने का कोई विचार नहीं था, कोई इरादा है ही नहीं, कोई विचार नहीं कंपनी छोड़ने का। कंपनी रिपोर्ट्स that the demand for their computers are growing every day। थोड़ा मिसप्रिंटिंग लग रहा है इसमें, देखिएगा। द कंपनी रिपोर्ट्स, सेंटेंस को आप देखिए, कंपनी रिपोर्ट करती है,
कंपनी रिपोर्ट करती है कि डेट आपका कंजक्शन है, ठीक है भाई। द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स, द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स, थोड़ा सा विचार करिए, कह रहा कंपनी रिपोर्ट करती है, ठीक है। द डिमांड फॉर दियर कंप्यूटर्स, हमें आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि दियर किसके लिए आया? कंपनी के लिए, है ना। कंपनी ये जो है कंपनी की जो कंप्यूटर है, अपनी कंप्यूटर के लिए जो डिमांड है, कंपनी के लिए जो कंप्यूटर का डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आर ग्रोइंग एवरी डे। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, इसको एरर नहीं बोलिए, ये टाइपिंग का मिस्टेक है। एवरी डे, या फिर बोलिएगा डे बाय डे, या कोई बोलेगा डे बाय डे, ये टाइपिंग का मिस्टेक है, ये एरर नहीं है। हालांकि यहाँ एवरी डे होना चाहिए, वो मिस प्रिंटिंग है टाइपर का, हम और आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते, वहाँ टाइपर का मिस्टेक है। तो लिखा द कंपनी रिपोर्ट्स, कंपनी रिपोर्ट करती है कि द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स। आप सोचो भाई साहब, यहाँ कंपनी हमारा सिंगुलर है तो फिर दियर कैसे आएगा? इट्स ना आएगा, इट्स होनी चाहिए। द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर इट्स कंप्यूटर्स, कंपनी ये रिपोर्ट करती है कि कंपनी कि कंप्यूटरों का डिमांड दिन पर दिन बढ़ रहा, लगातार बढ़ रहा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। डिमांड फॉर होते हैं मांग, डिमांड फॉर मांग। When I saw the dress, I knew it was exactly what I had looked for. सेंटेंस को देखिएगा। When I saw the dress, जैसे ही मुझे ड्रेस पर नजर पड़ा, जैसे ही मुझे ड्रेस पर नजर पड़ा, जैसे ही मुझे ड्रेस दिखाई दिया, अरे वाह वाह वाह, क्या ये ड्रेस है, वाह। तो when I saw the dress, जैसे मुझे ड्रेस पर नजर पड़ा, I knew it, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया कि It was exactly, it was exactly, ये वही ड्रेस था, ठीक, ये वही ड्रेस था जिसकी मुझे तलाश था, जिसकी मैं तलाश कर रहे थे। नहीं इस बात समझ आया? लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना, लुक फॉर सेंटेंस समझिएगा, आपको पता चल जाएगा। लुक फॉर का साइन आता है सर्च फॉर, नोट करते जाइएगा। सर्च फॉर का साइन आता है क्वेस्ट फॉर, क्वेस्ट फॉर, ये होते हैं सर्च करना, तलाश करना, सर्च फॉर, क्वेस्ट फॉर, लुक फॉर, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं क्या सेंटेंस कहना चाहिए। फ्रेजल वर्ब हुआ, PHV इसको बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब हुआ ये, ठीक है, फ्रेजल वर्ब बोलेंगे इसे। थोड़ा सेंटेंस पर फिर से गौर फरमाइएगा, क्या रिएक्शन कर रहा है। सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसा, टेंस का आएगा ना, थोड़ा टाइमिंग पर हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा व्हेन आई सॉ द ड्रेस, जैसे मुझे ड्रेस पर नजर पड़ा, देखिएगा, जैसे मुझे ड्रेस पर नजर पड़ा वैसे ही मुझे पता चल गया, वाह वाह वाह, ये वही ड्रेस था, एग्जैक्टली ये ठीक वही ड्रेस था जिसकी मुझे तलाश, जिसकी मैं तलाश कर रहे थे। मतलब देखते हैं किसी को ढूंढेंगे, ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं ढूंढ, अरे वो वही वही था, इसका मतलब हुआ कि ढूंढना का मोशन था, कंटिन्यू था। तो जहां ढूंढना का मोशन था तो व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर नहीं आएगा, बल्कि इसका राइट आंसर आएगा व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, जिसे मैं तलाश कर रहे थे, ठीक ये वही ड्रेस है। ओ मुझे पता चला, ओ ठीक यही ड्रेस है जिसे मैं ढूंढ रहा था। कब ऐसा कहे, जैसे मुझे उस ड्रेस पर नजर पड़ा वैसे ही मुझे पता चल गया कि ओ ठीक ये वही ड्रेस है जिसे मैं ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे। क्लियर? आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, मुझे भय है। आई डिड अ मिस्टेक, डिड अ मिस्टेक, डू अ मिस्टेक, डू अ मिस्टेक, डू अ मिस्टेक, make a mistake, make a mistake, commit a mistake, commit a mistake। नहीं बात समझे। डू अ मिस्टेक होते गलती करना, मेक अ मिस्टेक गलती करना, कमिट अ मिस्टेक गलती करना। ज्यादातर आपको आएगा गलत काम करने के लिए कमिट क्रिया का यूज हमेशा आते रहता है, गलत काम करने के लिए कमिट क्रिया का यूज हमेशा आता है। कमिट नहीं रहता, मेक ए मिस्टेक भी आता है, डू अ मिस्टेक भी आता है, सब होते गलती करना। ज्यादातर यदि आप मोर फॉर्मल में जाएंगे, ज्यादा इस्तेमाल यदि होता है तो कमिट अ मिस्टेक होता है।
क्योंकि जितने भी गलत काम होते हैं सब कमिट होते हैं। कमिट ए क्राइम, कमिट सुसाइड, सारा कमिट होते हैं। लेकिन फिलहाल हम तीनों को लिख दिए, तीनों सही होते हैं। अब आइए, आई एम अफ्रेड, मुझे भय है कि, यहाँ देखो कंजक्शन नहीं है, क्योंकि दो सेंटेंस जहां जहां आएगा वहां दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन अनिवार्य है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन अति आवश्यक है। लेकिन थोड़ा सा विचार दीजिएगा, क्योंकि जितने एक्सेप्शनल रूल होते हैं वो सारे के सारे हमें प्री और मेंस वाले क्वेश्चन से मिल जाता है। देखिएगा, इसलिए हम ग्रामर पढ़ाते हैं तो उन बच्चों को हम शुरू में ही बता देते हैं कि देखो जितने एक्सेप्शनल का रूल आएगा उस पर आपको थोड़ा सा फोकस नहीं कि काफी ज्यादा कंसंट्रेट रखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिएगा, अब एक विद्यार्थी कह रहा है कि अफ्रेड ऑफ होता है, हम सारा चीज बता देते हैं। नियम कहता है आई एम अफ्रेड, एक सेंटेंस हो गया। आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, दो सेंटेंस। अब बताइए कि दो सेंटेंस है तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन चाहिए, डायरेक्ट कंजक्शन होनी चाहिए या अनदर कंजक्शन होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा विचार करिएगा कि जब जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो जाए, जब जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो जाए तो कंजक्शन डायरेक्ट आप लगा भी सकते हैं अथवा नहीं भी। फिर से समझिएगा, जब जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो जाए तो आप डायरेक्ट कंजक्शन लगा भी सकते हैं अथवा नहीं भी। यदि यहाँ लगा हुआ रहता तब भी ठीक होता, नहीं लगा हुआ तब भी ठीक है। एग्जामिनर तो जानबूझकर हटाकर पूछेगा क्योंकि आपको जानकारी है ही नहीं। लेकिन उसे पता कहाँ कि ऑल इन वन अमरजीत सर पढ़ा रहे हैं, पता रहेगा तब ने। आई एम अफ्रेड, विद्यार्थी पूछ रहे कि सर अफ्रेड ऑफ होते। देखो प्रीपोजिशन का जब यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप नॉलेज रखिएगा। अफ्रेड के बाद ऑफ होता है, बिल्कुल सही है कि अफ्रेड ऑफ होता है। लेकिन ये जो अफ्रेड ऑफ आप बता रहे हैं इसके बाद आपको नाउन रहना बेहद जरूरी है, ऑब्जेक्ट रहना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। यानी प्रीपोजिशन आप लगा रहे हैं तो पीछे नाउन का यूज करना बेहद जरूरी है। यदि आप पीछे नाउन नहीं लगा रहे हैं तो कन्फर्म है कि आप ऑफ को हटाइए, ऑफ नहीं लगा सकते आप। हाँ, ये अफ्रेड ऑफ सही है, ठीक है, बढ़िया गया। तो मुझे भय है, आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन नहीं होते, ये एट द कैलकुलेशन होता है। एक साथ लिखिएगा, एट द कैलकुलेशन, एट द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने में मुझसे गलती हुआ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा डर लगता है कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं लगता है गलती हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गलती किया। जैसे मान लिया जाए 2 into 5 बराबर 2 into 5 25, तो लग रहा है कहीं ना कहीं लगता है गलती, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती लग रहा। 2 into 5 25 आएगा, 10 आएगा। तो ये जो काम कर दिया इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन पहले कर रखा इसलिए पास्ट में आया, और ऐसा मुझे बाद में लग रहा कि अच्छा गलती किया है। बात समझ में आएगा, एट द कैलकुलेशन होते हैं। आई प्रॉमिस आई कॉल यू, ध्यान दीजिए, आई प्रॉमिस। यहाँ भी देखिए एक सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, एक सेंटेंस यहाँ दिख रहा होगा। अब दो सेंटेंस है तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन अनिवार्य है। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन अनिवार्य है। जब कंजक्शन अनिवार्य है तो कन्फर्म यहाँ डैट होनी चाहिए। लेकिन आप कह सकते हैं कि जी सर आप डैट छुपा हुआ है, क्यों भाई? दोनों सेंटेंस का जब सब्जेक्ट सेम आ जाए तो गारंटी के साथ आप कहिए कि जी सर कंजक्शन छुपा हुआ। जब जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम आ जाए तो तब तब कंजक्शन छुपा रहेगा। अब बात करिए आगे, आई प्रॉमिस आई कॉल यू, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। एज सून एज आई गॉट होम, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा वैसे ही मैं तुम्हें फोन करूंगा। अब बताइए, आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूं, आई कॉल यू एज सून एज, एज सून एज आपका कंजक्शन है। ध्यान दीजिएगा, जब आपको दो सेंटेंस रहेगा तो एक कंजक्शन चाहिए, तीन सेंटेंस रहेगा तो दो कंजक्शन चाहिए, है ना? ठीक इसी प्रकार से आपको चार सेंटेंस रहेगा तो तीन कंजक्शन चाहिए, एक कम होता है। तो एक सेंटेंस आपको ये हुआ, एक सेंटेंस आपको ये हो गया, एक सेंटेंस आपको आई गॉट होम हो गया। इसमें सीखने लायक बात ये हुआ कि एज सून एज के जो पहले टेंस आपको दिख रहा, ये प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट का, तो जाहिर सी बात है कि आगे जो टेंस आएगा वो भी प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो आगे कन्फर्म है कि प्रेजेंट ही होगा।
गेट का V2 फॉर्म गोट होता है, गेट का V2 फॉर्म गोट होता है, यानी यहाँ गोट लगाना गलत है, क्या आएगा, गेट आएगा। अब एक समस्या बताइए, गेट के बाद देखिए आंसर तो सी हो गया, गेट, बात समझिएगा, गेट माने होता है पाना, गेट मतलब पाना। अब आइए गेट, गेट टू माने होता है पहुंचना, रीच होता है, पहुंचना, गेट टू माने होते हैं पहुंचना। अब बताइए जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा, इसका मतलब टू लगाना पड़ेगा, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा वैसे ही मैं तुम्हें फोन करूंगा, घर पहुंचते में फोन करूंगा, मैं ये वादा करता हूं भाई कि घर पहुंचते ही फोन करूंगा। तो गेट टू के बाद गेट टू बराबर रीच होते पहुंचना, यहाँ तो पहुंचना के अर्थ में, तो आप सोचिएगा सर टू क्यों नहीं आया। तो नियम ये कहता है अगला प्रश्न में कि होम, ध्यान दीजिएगा, अब्रॉड, अब्रॉड, हियर, देयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर, यहाँ कह रहा होम, होम, अब्रॉड, हेयर, देयर, एवरीवेयर, ये सभी एडवर्ब है, ये सब के सब क्या एडवर्ब पार्टिकल, एडवर्ब है। और नियम कहता है कि एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया था, यानी टू लगाना मूर्खता होगा। होम, अब्रॉड, अब्रॉड में विदेश होता है, हेयर, देयर, एवरीवेयर के पहले टू लगाना गलत है। टू क्या, कोई भी एडवर्ब, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है, तो इसके पहले हम टू नहीं लगाते, टू ज्यादातर पूछता है उसको, प्रश्न में टू बहुत ज्यादा पूछेगा, तो टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी राइट आंसर आप देख सकते हैं कौन आएगा। आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सुन एज आई गेट होम, यानी कह सकते हैं कि टू छुपा हुआ है, कह सकते हैं कि टू छुपा हुआ है। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज राइजिंग दिस ईयर बाय एज मेनी एज 50%, ध्यान दीजिए, करा द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ध्यान देंगे यहाँ पे, द नंबर ऑफ या द लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ या द लार्ज नंबर ऑफ, या द लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ या द लार्ज नंबर ऑफ, कन्फर्म है कि इसके बाद जब भी नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा, वर्ब आपका जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, वर्ब जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ, तब तो यहाँ तक लग रहा है कि बिल्कुल सही हमें दिख रहा है कि द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही दिख रहा है कि द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, एप्लीकेशनों की संख्या बढ़ चुका है, एप्लीकेशनों की संख्या बढ़ चुका है, दिस ईयर, इस साल जो एप्लीकेशनों की संख्या बढ़ चुका है ना। दिस ईयर का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, ये भी सही है। बाई एज मेनी एज 50%, ध्यान रखेंगे कि मेनी का यूज हम मात्रा के लिए करते थी, संख्या लेकर करते हैं, मेनी जब भी यूज होते तो संख्या के लिए, संख्या, जबकि मच का यूज हम जब जब करेंगे तो मात्रा बतलाने के लिए यूज करेंगे, ये जब भी आएगा तो मात्रा के लिए आएगा। लेकिन थोड़ा सा बात बताइए कि यदि हम परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज की, तो परसेंटेज तो संख्या में भी आ सकता है और मात्रा में भी आ सकता है। परसेंटेज की यदि हम बात करेंगे तो परसेंटेज तो होता है किसी में 100 में कितना परसेंट आया, तो परसेंटेज एक ऐसा हमारे पास कॉमन वर्ड आ जाता है जो आपका संख्या में भी आता है, मात्रा में भी आता है। अब यहाँ जो बीच वाला आता था, इसमें बोलिए मेनी आएगा या मच आएगा। ऐसी परिस्थिति में आपको परसेंटेज बताने के लिए 10%, 100%, 50%, ये सब परसेंटेज बताने के लिए केवल और केवल आपको मच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रतिशत बतलाने के लिए केवल और केवल मच का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब हुआ है यहाँ मेनी का जो यूज किया गया वो गलत है। क्या आना चाहिए भाई, मच आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मच आना चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज राइजन, एप्लीकेशनों की संख्या इस साल 50% तक बढ़ चुका है, ठीक है। परसेंटेज बताने के लिए हम मच का यूज करते हैं। नो सोर्स ऑफ एनर्जी सो चीप एज सोलर, एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, थोड़ा सेंटेंस को आप ध्यान दीजिएगा। नो सोर्स ऑफ एनर्जी सो चीप,
करा एनर्जी का कोई अन्य स्रोत, करा एनर्जी का कोई अन्य स्रोत उतना सस्ता नहीं है जितना कि एनर्जी क्राइसिस का प्रेजेंट हालत में एनर्जी का सोलर सिस्टम है। तो इस तरह से सेंटेंस जब आएगा तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नो सोर्स ऑफ एनर्जी, नियम इसका कहता है नो अदर, नो अदर, ठीक है, नो अदर, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, या वेरी लिटिल, या वेरी लिटिल। नियम कहता है कि नो अदर, वेरी फ्यू, वेरी लिटिल के बाद जब भी आएगा तब पॉजिटिव डिग्री आएगा। पॉजिटिव डिग्री डेट मीन्स होगा सो एज या एज एज आएगा, सो एज या एज एज आएगा, ठीक है। नियम ये चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, फोकस बनाइएगा। करा नो अदर, वेरी फ्यू, वेरी लिटिल, इसमें क्या आता है नो अदर, वेरी फ्यू, वेरी लिटिल। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं इसके बाद जब भी हमें आएगा पॉजिटिव डिग्री आएगा। पॉजिटिव डिग्री में आपको सो एज या एज एज लगाना अति आवश्यक है। सो एज या एज एज आएगा। आप सेंटेंस को थोड़ा सा विचार करिए। लिखा हुआ नो सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई अन्य स्रोत, नो सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ लिखा नो सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ होना चाहिए नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। नो सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए क्योंकि पीछे पॉजिटिव डिग्री लगा हुआ, आप गौर से देखिए। सो चीप एज चीप एज दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इस बात से ये साबित हो रहा है कि नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई अन्य स्रोत उतना सस्ता नहीं है। एनर्जी का कोई अन्य स्रोत उतना सस्ता नहीं हुआ जितना कि सोलर एनर्जी है, ठीक है। इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, इस समय जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है वर्तमान समय में, इस सोलर एनर्जी से ज्यादा सस्ता कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि आपको पीछे पॉजिटिव डिग्री देखिए तो कन्फर्म में नो सोर्स नहीं बल्कि नो अदर सोर्स हो जाएगा। नो अदर, वेरी फ्यू, वेरी लिटिल के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा, मतलब सो एज या एज आ जाएगा। द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड, विद्यार्थी जो है समझ नहीं पाया, विद्यार्थियों को समझ नहीं आया। वाई द टीचर वाज एंग्री अपॉन देम, कि शिक्षक क्यों क्रोधित हुए। ये विद्यार्थी को समझ ही नहीं आया कि शिक्षक क्यों क्रोधित हो गए। बात समझिए बात को। द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड, कुड के बाद V1 आता सही है। वाई, WH वर्ड जहां जहां आएगा, WH वर्ड आपको जहां जहां नजर आएगा उस समझ जाना सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि WH वर्ड या WH सेंटेंस के पहले जब जब कोई सेंटेंस तो समझ जाना कि WH वाले भाग को असर्टिव बनाना हर हाल में सत्य है। असर्टिव बनाना पड़ेगा। असर्टिव बनाने का मतलब हुआ कि द टीचर आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आपको बाद में लिखना है, वाज एंग्री। लेकिन परेशानी हमें यहाँ मिल रहा। क्या परेशानी है भाई? एंग्री अपॉन नहीं होते हैं, एंग्री एट होते हैं। समथिंग वस्तु रहेगा तो एंग्री एट आएगा, जबकि आपका एंग्री विथ आते हैं पर्सन के लिए, एंग्री विथ पर्सन होते हैं, एंग्री विथ पर्सन होता है। अब बताइए आप फिर इसमें क्या यूज करें। यहाँ देम जो लिखा हुआ इसका मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए लिखा हो गया। जब देम लिखा गया तो अपॉन कैसे आएगा? विथ ना आएगा, विथ होगा, एंग्री विथ देम। शिक्षक क्यों उस पर क्रोधित थे ये विद्यार्थी को पता ही नहीं चला। लिख लो। एक आते रहता कंफ्यूजन वाला वर्ड एग्री, एग्री विथ अ पर्सन, पर्सन, एग्री ऑन मैटर, मैटर, इश्यू, पॉइंट, ऐसा आएगा, ऑन आएगा। सबसे ज्यादा सवाल जवाब हुआ एग्री टू का, एग्री टू ओपिनियन, ओपिनियन या प्रपोजल, या प्रपोजल, प्रस्ताव रहेगा या विचार रहेगा तो एग्री टू आएगा। सहमत होना, एग्री टू, सहमत होना। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर, यहाँ देखिए गौरी ने मुझसे उनका नाम पूछे, गौरी ने मुझसे उनका नाम पूछे। आफ्टर ही लेफ्ट, आफ्टर का नियम यही कहता है कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट होनी चाहिए। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3 होनी चाहिए।
दूसरे सेंटेंस का था कि सिंपल पास्ट टेंस होनी चाहिए यानी V2 होनी चाहिए। इसका जस्ट उल्टा आता है, इसका जस्ट उल्टा बिफोर आता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस V4 बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, ये दोनों सेंटेंस बराबर आपको स्ट्रक्चर आते रहेगा और प्रश्न में बराबर इसका देते रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, आफ्टर सब्जेक्ट के बाद हाइड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस V3, बिफोर के पहले आपको हाइड प्लस V3 दिखाई देगा। ये दोनों स्ट्रक्चर आपको बराबर आते रहेगा, सेंटेंस उलट पुलट होते रहेगा। तो यहाँ आंसर आएगा ही लेफ्ट होगा या ही हैड लेफ्ट होगा, ही हैड लेफ्ट हो जाएगा, ही हैड लेफ्ट होगा, ही हैड लेफ्ट हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस, इसके जैसा जो अपॉर्चुनिटीज है ध्यान दीजिएगा, इनके जैसा इसके जैसा अपॉर्चुनिटीज, यहाँ आप देखिएगा लाइक यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा, लाइक प्रीपोजिशन का अर्थ आएगा तो के जैसा, अपॉर्चुनिटीज आपका नाउन है, दीज आपका यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा। इसके जैसा इसके भांति अवसर, इसके भांति अवसर जो है तो अपॉर्चुनिटीज के अनुसार आएगा, अपॉर्चुनिटीज के अनुसार आ रहेगा। तो इसके भांति जो अपॉर्चुनिटीज है, इनके भांति जो अवसर है, आर नॉट ऑफर्ड, ऑफर नहीं किया जाता ऑन एवरी डे, नित्यदिन नहीं किए जाते हैं। अब सोचिए भाई साहब कि एवरी डे के पहले ऑन आएगा, नहीं आएगा, एवरी डे के पहले ऑन नहीं आएगा, ऑन को रिमूव कर दो। अब बात करिए एवरी डे के पहले ऑन क्यों नहीं आया, एवरी डे, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मॉर्निंग, इस सब के पहले हम ऑन इन एट का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। तो एवरी डे खुद अपने आप में एक टाइम बताएगा, इसलिए इसके साथ हम ऑन का यूज नहीं कर सकते हैं। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, ये सब के पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन लिखा 2 PM टू 3 PM, तो बिटवीन के बाद 2 नहीं आता, एंड आता। इसका सीरीज इस तरह से याद कर लीजिएगा, बिटवीन, बिटवीन के बाद एंड आएगा। फ्रॉम यदि आप लगाना चाहते हैं तो 2 लगा दो, फ्रॉम आप लगाते हैं तो 2 लगा दीजिए, है ना। बोथ के वो बोथ के बाद सीरीज बनता है एंड का, बोथ का सीरीज एंड का बनता है। ये सारे प्रोसेस हम लोग का सीरीज का चलते रहता है। बिटवीन एंड, तो 2 के स्थान पर एंड लगा दो या फिर बिटवीन के स्थान पर फ्रॉम लगा दीजिए। करा ही इज एम्पावर्ड, उसे अधिकार दिया जाता है, उसे अधिकार दिए जाते हैं टू एक्ट, कार्य करने के लिए, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, देखो ना लिखा हो, स्वतंत्र रूप से उसे कार्य करने की इजाजत दिए जाते हैं। बात समझिए, उन्हें स्वतंत्र रूप से इन रूटीन मैटर्स लिखा हुआ, इन रूटीन मैटर्स लिखा हुआ है, तो इन रूटीन मैटर्स लिखा हुआ मतलब उससे स्वतंत्र समय तालिका जो दिया गया है, जिस तरीका से उसे रूटीन मैटर्स दिया गया, उस पे उससे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए इजाजत, अधिकार दिए जाते हैं, है ना। अब थोड़ा सा विचार करिए, उसे अधिकार दिए जाते हैं कि उसे अधिकार दिया गया, आप खुद बताइए हमें क्या करें इसमें, उन्हें अधिकार दिए जाते हैं या उसे अधिकार दिया गया, दिया गया, पास्ट टेंस होनी चाहिए। he is empowered नहीं, he was empowered होनी चाहिए, he was empowered, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट बना सकते हैं आप, या प्रेजेंट परफेक्ट बना सकते हैं, he has been empowered, ये आप बना सकते हैं। he has been empowered मतलब उसे अधिकार दिया जा चुका, या फिर उसे अधिकार दिया गया ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके, टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके, यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उसे अधिकार दिया गया। देते हैं नहीं भाई साहब, कैसे आप हिंदी करेगा, दिया जा चुका, नहीं कंप्लीट एक्शन होगा, या सिंपल पास्ट टेंस बनाइए या परफेक्ट बनाइए, प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा। आई एम कंप्लीटेड, अब यहाँ भी देखो ना भाई, कंप्लीट कोर्स किया, जब पूरी एक्शन हो जाए, कंप्लीट एक्शन हो जाए, तब परफेक्ट टेंस आना चाहिए, यानी आई हैव होनी चाहिए, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड अ कोर्स इन स्पेनिश, स्पेनिश में कोर्स कंप्लीट किया, ठीक है।
स्पेनिश में कोर्स कंप्लीट किया। आई हैव कंप्लीटेड अ कोर्स इन स्पेनिश। अनलेस यू डोंट मेट, जब तक सारे जरूरत नहीं मिलेगा तब तक योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, तब तक कि आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। देखिएगा सेंटेंस, यहाँ अनलेस आपका एक खुद आपका कंजक्शन है, जिसका मतलब आता है अनलेस बराबर, ध्यान दीजिएगा, अनलेस बराबर इफ नॉट होता है। अनलेस बराबर इफ नॉट कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि अनलेस एक खुद नेगेटिव कंजक्शन है। अनलेस हमारा खुद एक नेगेटिव कंजक्शन है, जब अनलेस हमारा खुद एक नेगेटिव कंजक्शन है तो डबल नेगेटिव एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। डबल नेगेटिव एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ अनलेस यू डोंट मीट, नॉट हटेगा तो डू भी हट जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक पत्ता साफ कर दीजिए। राइट आंसर एक आएगा। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मैं ब्रिज के नीचे ड्राइविंग कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज। मान लो कि ये पुल है ना, मान लेते भाई साहब कि ये पुल है, ब्रिज है, इसके नीचे से ऐसे पानी, हावड़ा ब्रिज है, ठीक है। तो हावड़ा ब्रिज तो रहेगा नहीं, ये हमारा बाढ़ भड़ैया कौची है, क्यूल का है, मान लो क्यूल का है भाई। अब कह रहा है कि आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से, ये रोड है, ये पानी नहीं बोलो, इसके नीचे से ड्राइविंग कर रहे थे। रोड पर रहता, रोड भी रहता, पुल, पानी के ऊपर भी पुल बनता, रोड के ऊपर भी पुल बनता। तो मान लो कि ये रोड है नीचे, रोड के नीचे से ड्राइविंग कर रहे थे। एज अ फुटबॉल हिट माय विंडो, ड्राइविंग कर रहे थे तभी ए फुटबॉल हिट माय विंडो, मेरे एक फुटबॉल जो था विंडो से टकरा गया। मतलब कहने का अर्थ हुआ हमारा कि एक ऐसे ऐसे ड्राइविंग कर रहा था और तभी फुटबॉल आके यहाँ लग गया, शीशा में लग गया। तो ये काम मोशन, और जो काम मोशन में होगा, जो काम मोशन में आएगा उसे पास्ट कंटिन्यूअस, जब जब काम आपका मोशन में आएगा तब तब वो सेंटेंस कंटिन्यूअस होगा। और उसी बीच जहां भी घटना घटेगा, जब जब वो घटना अचानक घटेगा तो सिंपल पास्ट टेंस लेगा। क्या लेगा? सिंपल पास्ट टेंस लेगा, ठीक है। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, ब्रिज के अंदर ड्राइविंग कर रहे थे तभी फुटबॉल आके लग गया, तभी फुटबॉल लगा। एज ए फुटबॉल हिट माय विंडो, यानी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। एज नहीं रहता तो वहां वेन का भी इस्तेमाल हो जाता, एज नहीं रहता तो वेन भी हो जाता। इफ भूल गए होंगे आप लोग शायद, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, दूसरे सेंटेंस में वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे इफ सब्जेक्ट हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, तो दूसरे सेंटेंस में आएगा वुड हैव आएगा, दूसरे सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3। इफ का नियम हो गया, ये इफ का नियम आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इफ आई वुड नो व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प, तो इस सेंटेंस को देखिए, इफ आई वुड नो, राइट आंसर आपका ये का आएगा। यहाँ क्या बनाएंगे भाई, KNEW न्यू हो जाएगा, ठीक है। इफ आई न्यू व्हाट यू वांटेड, यदि मुझे जानकारी होता, यदि मुझे जानकारी होता कि व्हाट यू वांटेड, आप क्या चाहते हैं, यदि मुझे इसके बारे में पता होता तो आई वुड हेल्प यू, मैं आपको सहयोग किया होता है। यदि मुझे जानकारी होता, इफ आई न्यू, क्योंकि पीछे वुड प्लस V1 लगा हुआ तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा। यदि मुझे जानकारी होता कि आपको क्या चाहिए तो मैं आपको मदद किया होता। क्लियर? लास्ट ईयर शी वाज मैरिड विथ, मैरी क्रिया जहां जहां पैसिव वॉइस में आएगा टू लगेगा, मैरी क्रिया जहां जहां पैसिव वॉइस में आएगा टू लगेगा, मैरी क्रिया जहां जहां पैसिव वॉइस में आएगा टू लगेगा, एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। पैसिव वॉइस का मतलब बी फॉर्म रहना अनिवार्य है। द शी वाज मैरिड टू अ बिजनेसमैन इन ऑस्ट्रेलिया, पिछले साल वो ऑस्ट्रेलिया में बिजनेसमैन से शादी कर ली। दिस वर्क इज क्वाइट डिफरेंट, ये तो होता है डिफरेंट फ्रॉम होता है, देन आता ही नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम होता है। दिस वर्क इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम होगा, यह किताब बिल्कुल प्रीवियस वन, यहाँ जो वन लिखा हुआ है ना, ये समझ लेना कि बुक का रिपीटेशन है। देखो किसी भी सेंटेंस में क्या होता है ना, किसी भी सेंटेंस में नाउन को एक बार लिखा जाता है, नाउन की रिपीटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं आपको डैट मिलेगा,
कभी कभी आपको दोज रिपीटेशन के लिए आएगा, कभी कभी रिपीटेशन के लिए आपको अपोस्ट्रोफियस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको पॉसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कहीं कहीं आपका वन या वंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, वन या वंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये चीज हमको फोकस करना पड़ेगा। तो नाउन के रिपीटेशन के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो प्रोनाउन इस तरह से आएगा, या तो डैट आएगा, या दोज आएगा, या अपोस्ट्रोफ आएगा, या पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा, या वन या वंस आएगा। बाकी जनरली तौर पर ही से इट तो आएगा ही, ही से इट दे इसमें आएगा। तो ये नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, दोबारा नाउन प्रयोग नहीं हो, इसलिए ये सब कम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट आपका एडवर्ब है, गलती लिखा हुआ है यहाँ, क्वाइट होनी चाहिए, QUIT, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम होते हैं। यह किताब पहले वाले किताब से बिल्कुल अलग है। यहाँ वन का मतलब हुआ पहले वाला किताब, प्रीवियस बुक। That day when they brought her back for the last time, there was many old times. बोले इसमें क्या बना दे कि सही हो जाए। That day करा उस दिन, that day उस दिन when they brought her back for the last time, when आपका कंजक्शन है उस दिन, they brought her back for the last time करा जब वे लोग last time her back, bring her back मतलब जब वो last time वापस आया, वापस लौटा, there was many old times who were shocked and fearful। यहाँ बात क्या होता है कि देयर हेयर से जहां जहां वाक शुरू रहेगा, जहां जहां आपका देयर या हेयर से वाक शुरू रहेगा, जहां जहां देयर अथवा हेयर से वाक शुरू रहेगा कहीं भी, तो जो वर्ब होता है ना वो पीछे वाले नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करता है कि वर्ब कैसा आएगा। पीछे वाले नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करता है, ठीक है, पीछे वाले नाउन पर डिपेंड करता है कि वर्ब कैसा रहेगा। बात समझिए बात को। तो सेंटेंस वही कह रहा है कि देयर वाज मेनी ऑल टाइम्स। ये ऑल टाइम्स आपका प्लूरल फॉर्म है, तो कन्फर्म है कि वाज नहीं आएगा भाई, वर होनी चाहिए। कन्फर्म है कि वाज नहीं आएगा, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वही कह रहा है यहाँ कि दैट डे उस दिन, they brought her back for the last time। उस दिन क्या हुआ कि जब वे लोग लास्ट टाइम, अंतिम बार अपने जब वापस आया, वापस लाया, देयर वर मेनी ऑल टाइम्स, बहुत बुरा समय था। ऑल टाइम्स मतलब कह सकते कि पुराना वक्त था वो। हु वर शॉक्ड, दंग रह गया, डर गया, अरे बाप रे बाप। ये सेंटेंस कह रहा कि जब वो वापस लाया, जब वो कम बैक किया, ब्रिंग बैक किया, तो उसकी वो पुराना वक्त था, बहुत सारा ओल्ड टाइम्स था, जिसे ओल्ड टाइमर्स था, ओल्ड टाइमर्स था, बहुत सारे ओल्ड टाइमर्स थे। ओल्ड टाइमर्स मतलब हुआ बूढ़े पुराने लोग था जो शॉक्ड रह गए, है ना। आई लाइक द पोएट्री, ये तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन है कि पोएट्री का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। पोएट्री का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसका मतलब इसका राइट आंसर लिखेंगे पोएट्री। आई लाइक द पोएट्री होगा, आई लाइक द पोएट्री नहीं बल्कि पोएट्री। ये सब क्वेश्चन आसान है। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग फॉर, बनाइए इसमें क्या आएगा, अवेटिंग फॉर द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ। जब जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे, दोनों के पहले द अटकिल आ जाए, जब जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे, दोनों में द अटकिल आ जाए, तो समझ जाना कि आर बिल्कुल सही है। लेकिन नियम यहाँ गलती हम लोग को आ रहा। वेट, वेट फॉर बराबर, वेट फॉर बराबर अवेट होता है, वेट फॉर बराबर अवेट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अवेट के साथ फोर नहीं आएगा, अवेट के साथ फोर नहीं आएगा। वेट फॉर बराबर अवेट होते, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग, फोर नहीं आएगा, फोर को हटाना होगा। प्रिंसिपल और स्टाफ मुख्य अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफल नहीं हो सकता। अनलेस हमारा कंजक्शन है, तो नियम कहता है कि अनलेस अनटिल के बाद विल शैल, यानी किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, विल शैल को हटा देंगे। अनलेस अनटिल इफ इन केस के बाद जो होते हैं मॉडल वर्ब का यूज नहीं करते, मतलब विल शैल कैन कुड का यूज आप नहीं कर सकते, तो विल को हटा दो, जबकि दूसरा सेंटेंस सही है। विल हटाइए, ध्यान देंगे। जैसे लिखते हैं नेम, नेम,
elect, think, consider, call, appoint, make, choose, ये सभी आपको ऐसे शब्द मिलेगा, ये सभी ऐसे शब्द मिलेगा जिसके बाद आप एज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद आप एज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चूज, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक के बाद एज का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आएगा जिसके बाद एज आएगा। रिगार्ड, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, ये सब ऐसे शब्द आएगा जिसके बाद आपको एज का प्रयोग करना पड़ेगा। एज का प्रयोग सही होते हैं, लिख लो इसको। He thinks himself, क्या यहाँ एज आएगा? एज को हटा दीजिए, एज को क्या करिए, हटा दीजिए। He thinks himself, वह खुद सोचता है। A great scholar, वह महान स्कॉलर के तौर पर खुद अपने आप को मानता है कि हम महान स्कॉलर है। आप समझ में आ गया? चूज, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, ये सब के बाद एज नहीं लगाइएगा। रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो के बाद एज आएगा। लास्ट सैटरडे, ध्यान दीजिएगा, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब के पहले लास्ट लगा हुआ रहे, ध्यान दीजिएगा। सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब के पहले जब लास्ट या नेक्स्ट लगा रहे तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान देंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे के पहले लास्ट या नेक्स्ट लगा रहे, या नेक्स्ट लगा रहे। संडे, सैटरडे, ये सब के पहले लास्ट या नेक्स्ट लगा रहे तो ऑन, इन, एट, ये सब का प्रयोग नहीं करेंगे।